हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने ये क्वेश्चन मैं करवा रहा था, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया था। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए, इसके प्रकृति एवं क्षेत्र को विस्तार से समझाइए। ये इसका जो इसको मैंने उसमें किया है, इससे पहले जो टॉपिक मतलब डाला है पार्ट 1, तो पार्ट 1 में मैंने इसको वहाँ से बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पर समझाया भी है, ठीक है। आपने अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखी तो वहाँ पे जाके आप देख लीजिए, ठीक है। और जो इसमें था उससे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये, ठीक है, इसको उसमें मैं करवा रहा था पर काफ़ी लेंथी वीडियो हो रही थी, इसलिए मैंने कहा क्यों ना इसे पार्ट 2 में कर लिया जाए। तो इसके लिए ये पार्ट 2 में मैं इसको बताऊँगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा एवं मनोविज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसके संबंध को दर्शाइए, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान सिद्धांतों का उपयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। इस कथन के संदर्भ में माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए, ठीक है। इसके शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में क्यों सम्मिलित किया जाना चाहिए, उसका कारण बताना है, ठीक है। या अथवा ऐसे पूछता है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं निष्कर्षों का प्रयोग है, विवेचन कीजिए। मतलब इसका स्पष्टीकरण देखिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में आया हुआ आपके सामने, ठीक है, 2011 में आया हुआ, 2012 में आया हुआ, जो 2013 में आया हुआ, 2016 में आया हुआ, 2017 में भी आया हुआ आपके सामने है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आपके लिए, ठीक है। 16 नंबर में आता है 100%। 16 से 20 नंबर तो इस यूनिट से ही आ जाते हैं, ठीक है। 16 तो मान के ही चलिए। तो इसमें हाँ, ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो ये मैंने यूनिट फर्स्ट मतलब पार्ट 1 में वहाँ यूनिट फर्स्ट है ये, पार्ट 1 में मैंने बहुत अच्छे से करवाया। आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, जिसकी लिंक नीचे दी गई, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। ये इसका अर्थ, इसका परिभाषा, इसकी विशेषताएं, ठीक है, स्कोप, इसका क्षेत्र, ठीक है, ये सब मैंने बहुत अच्छे से करवाया है, ठीक है, पार्ट 1 में, ठीक है। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम जो देखेंगे वो इसको देखेंगे, ठीक है। शिक्षा एवं मनोविज्ञान के में संबंध, जो शिक्षा है और मनोविज्ञान है उसमें क्या संबंध है, ठीक है, उसको हमें देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो इसको बिल्कुल बिल्कुल भी मत कीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। देखिए, शिक्षा एवं मनोविज्ञान में संबंध, ठीक है। शिक्षा जो मानव के व्यवहार एवं ज्ञान कौशल में वृद्धि और उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? शिक्षा जो मानव के व्यवहार, ठीक है, मानव के जो ज्ञान, उसके कला कौशल में, ठीक है, उसमें व्यवहार, उसके व्यवहार में, तो ये उसमें जो परिवर्तन लाने की क्या एक प्रक्रिया है। और मनोविज्ञान में मनुष्य के व्यवहार के कारक, प्रेरक एवं नियंत्रण तत्वों का अध्ययन किया जाता है। जबकि मनोविज्ञान में, शिक्षा में क्या होता है, उसके ज्ञान, कला कौशल, ठीक है, उसके वृद्धि और उसके व्यवहार में परिवर्तन जो आता है उसका एक प्रकार से अध्ययन किया जाता है। कैसे जो परिवर्तन है उसकी प्रक्रिया का अध्ययन किया। मनोविज्ञान में क्या होता है, मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार और उसके जो कारक हैं, प्रेरक हैं, नियंत्रण है, उन तत्वों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इन दोनों का संबंध मानव व्यवहार से है, ठीक, मतलब जो शिक्षा है और मनोविज्ञान है, दोनों का संबंध कैसे, मानव व्यवहार से है, अतः दोनों में निकट संबंध होना चाहिए। ये है, इन दोनों के संबंध को एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभाव द्वारा सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। पहला क्या है, देखो, मनोविज्ञान और शिक्षा का संप्रत्यय, ठीक है। जो मनोविज्ञान है और शिक्षा का, उसका संप्रत्यय का प्रभाव, जो उसका प्रभाव है, तो इसमें क्या संप्रत्यय क्या होता है, पहले आप संप्रत्यय समझिए। संप्रत्यय मतलब किसी शब्द का वास्तविक जो अर्थ होता है ना, उसे बोलते हैं संप्रत्यय। शिक्षा ज्ञान के विकास और मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन करने का साधन है। शिक्षा क्या है, ज्ञान के जो विकास है, ठीक है, ज्ञान का विकास और मनुष्य के जो व्यवहार में परिवर्तन है, उसमें परिवर्तन करने का क्या है, एक साधन है, ठीक है। आज शिक्षा जो मनुष्य के व्यवहारिक, ठीक, व्यवहार मतलब शारीरिक और मानसिक में परिवर्तन करने का साधन भी मानी जाती है, ये है। फिर जो दूसरा है वो मनोविज्ञान और शिक्षा के उद्देश्य, मतलब मनोविज्ञान साइकोलॉजी और शिक्षा के उद्देश्य, मतलब जो ऑब्जेक्टिव या एम्स ऑफ जो है एजुकेशन उसके हैं, तो उसका जो प्रभाव है वो उसमें क्या बताया, जो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने में कोई प्रभाव नहीं डालता। जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं उनको निश्चित करने में कोई प्रभाव नहीं डालता है, परंतु जो दार्शनिक है, समाजशास्त्री हैं, राजशास्त्री हैं, उनके और अर्थशास्त्री द्वारा जो निश्चित शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में संभावना स्पष्ट करता है, ठीक है। तो ये
जो मतलब इन्होंने बताया है, जो दार्शनिक है, समाजशास्त्री, राजनीति शास्त्री और अर्थशास्त्री, उनके द्वारा जो निश्चित शिक्षा के उद्देश्य जो प्राप्त करने की है, उनमें जो संभावना है उनको स्पष्ट करता है। और यह स्पष्ट करता है कि शिक्षा के किस स्तर पर कौन कौन से उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए जा सकते हैं, ये ठीक है। फिर अगला जो पॉइंट है वो है मनोविज्ञान और शिक्षक की पाठ्यचर्या, ठीक है। देख रहे हैं, ये देखो उद्देश्य हो गया, ठीक है, पाठ्यचर्या हो गया, शिक्षण विधियाँ हो गए, तो ये कॉमन चलते हैं लगभग, ठीक है। इनको याद करने की मैं बताऊं, कभी कभी क्या होता है, आप बोलने लगते हैं ना, किसी चीज़ को याद करते हो, तो इनके लिए जो सबसे चीज़ है, जैसे पाठ्यक्रम करिकुलम सी से आप मतलब रख लेना, उद्देश्य एम से, ओ से ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उससे हो गया, फिर शिक्षण विद्या टीचिंग टीएम से, तो ऐसे आप करके मतलब एक लाइन बना सकते हैं, वहाँ से आपको याद रहेगा जो इसके जैसे जो इसका प्रभाव पड़ा है वो क्या हुआ है, या अन्य भी कोई लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, तो वहाँ से आपको काफ़ी उन चीज़ों से हेल्प मिल जाती है। जब आप कोई शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं, वो खुद की बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, ये होता है। फिर हाँ, इसमें क्या था, शिक्षा और हाँ, मनोविज्ञान और शिक्षा की पाठ्यचर्या। तो पाठ्यचर्या में क्या है, किसी भी स्तर की शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्माण उस स्तर के बच्चों की आयु, रुचि, रुझान एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। जो पाठ्यचर्या उसका निर्माण क्या है, क्या उस स्तर के जो बच्चे की आयु है, रुचि है, उसका इंटरेस्ट और रुझान, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही हमें जो पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम निर्माण किया जा सकता है, तो उसको ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, उसका भी बच्चे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। फिर अगला पॉइंट आता है मनोविज्ञान और शिक्षण विधियाँ, ठीक है। शिक्षा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया। शिक्षा क्या है, शिक्षा जो है मनुष्य के व्यवहार बिहेवियर में क्या है, एक परिवर्तन करने की प्रक्रिया, और व्यवहार में परिवर्तन करने की यह प्रक्रिया मनुष्य के जन्मजात शक्तियों, ठीक है, जन्मजात शक्तियों और बाह्य पर्यावरण, इन दो तत्वों पर निर्भर करते हैं। किन किन पर, जो जन्मजात शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, और जो बाह्य पर्यावरण होता है, ये पर्यावरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर्यावरण एंड हेरिडिटी, ठीक है, ये चलते हैं। तो इन पर क्या है, इन पर जो निर्भर करती है। अतः किसी भी स्तर के बच्चों की शिक्षण विधियाँ उस स्तर के बच्चों की जन्मजात शक्तियों एवं रुचियों के आधार पर निर्मित होनी चाहिए। मतलब जो किसी स्तर के बच्चे हैं, बच्चों की जो शिक्षण विधियाँ हैं, टीचिंग मेथड, वो क्या उस स्तर की जो जन्मजात शक्तियाँ और रुचि है उसके आधार पर निर्मित होनी चाहिए, उसके आधार पर बनानी जानी चाहिए, ठीक है। फिर जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे आप देखते हैं ना, छोटे बच्चे क्या करते हैं, खेलने में रुचि रखते हैं, तो इसलिए उन्हें खेल विधि में जो स्वतंत्रता, जो सीखने के अवसर देने चाहिए। और जो मतलब मैं कहूँ आप जो सामूहिक, हाँ यहाँ पे कहाँ गए, हाँ, बड़े बच्चे होते हैं वो सामूहिक क्रियाओं में भाग लेने, जो बड़े बच्चे होते हैं वो क्या सामूहिक क्रियाएं जो होती हैं उनमें भाग लेने में रुचि रखते हैं, इसलिए उन्हें क्या सामूहिक क्रियाओं के द्वारा सीखने के अवसर देने चाहिए। और जो युवा होते हैं, युवा किस चीज़ में रुचि रखते हैं, तर्क वितर्क में रुचि रखते हैं, इसलिए उन्हें जो तर्क वितर्क द्वारा सीखने के अवसर देने चाहिए। तो ये थे। और फिर अगला जो पॉइंट आता है वो मनोविज्ञान और अनुशासन, ठीक है, मनोविज्ञान, ठीक है, साइकोलॉजी एंड अनुशासन, ठीक है, डिसिप्लिन। तो इसमें क्या है, जो मनोविज्ञान ने मनुष्य के मानसिक क्रियाओं को 3 भागों में विभाजित किया है। जो मनोविज्ञान ने मनुष्य की जो मानसिक क्रियाएं हैं, ठीक है, उनको कितने 3 भागों में विभाजित किया। वो कौन कौन से हैं 3 भाग, पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक, तीसरा है क्रियात्मक, ठीक है। इन 3 भागों में मनोविज्ञान ने मनुष्य की मानसिक क्रियाओं को विभाजित किया है और स्पष्ट किया है जो उनका मानव व्यवहार है उसके ज्ञान एवं संवेगों पर आधारित होता है। उनसे यह स्पष्ट होता है कि जो मनुष्य का संवेगात्मक विकास है तो भयपूर्ण वातावरण में नहीं किया जा सकता। उनके लिए प्रेम और सहानुभूति होती, पर्यावरण आवश्यक होता है। तो ये होता है। अगला जो पॉइंट है वो है मनोविज्ञान और शिक्षक, ठीक है, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी एंड टीचर। तो इसमें क्या है, इसमें जो शिक्षा उसकी मतलब इसमें जो मनुष्य की शिक्षा है उसकी जन्मजात जो शक्तियाँ उसके पर्यावरण, इन दोनों तत्वों पर निर्भर करती है, ठीक है। अतः शिक्षक का कार्य ज्ञान का संप्रेषण नहीं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए उचित पर्यावरण का निर्माण करना चाहिए। मतलब ज्ञान का संप्रेषण नहीं, यहाँ पे क्या बताया, पर्यावरण जो परिस्थितियाँ हैं उनका निर्माण करना है। सीखेंगे तो बच्चे स्वयं ही ना। तो ये है आज जो शिक्षक को ज्ञान एवं संप्रेषण नहीं माना जाता है, बच्चों के लिए सीखने की परिस्थितियों का निर्माण करता माना जाता है। अतः निर्देशन एवं पथ प्रदर्शन भी माना जाता है। फिर अगला पॉइंट है मनोविज्ञान और शिक्षार्थी, ठीक है, मनोविज्ञान और शिक्षार्थी। तो इसमें क्या मनोविज्ञान ने स्पष्ट किया, एक मिनट, हाँ, मनोविज्ञान ने स्पष्ट किया कि बच्चों की जो शिक्षा उनकी जन्मजात शक्तियों और उनके बाह्य पर्यावरण, इन दोनों तत्वों पर निर्भर करते हैं। जो बच्चे की जो उनकी जन्मजात शक्तियाँ काहे पर, उनका जो बच्चों का पर्यावरण होता है और उनकी जो बाह्य शक्तियाँ, जन्मजात शक्तियाँ होती हैं, उन पर निर्भर करती हैं, ठीक है। मनोविज्ञान में यह भी स्पष्ट किया कि जो भिन्न भिन्न आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं, बच्चों की जन्मजात शक्तियाँ, रुचियों और उनके रुझानों में भी भिन्नता होती है। अतः जो उनकी शिक्षा का विधान करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए। यह फिर मनोविज्ञान और विद्यालय,
ठीक है। तो इसमें क्या मनोविज्ञान के प्रभाव को आज विद्यालयों में भयपूर्ण पर्यावरण के स्थान पर प्रेम एवं सहानुभूत पर्यावरण का निर्माण करने पर बल दिया जाता है। इसमें अब बच्चों पर ज्ञान थोपा नहीं जाता, अपितु उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं। अब विद्यालयों को प्रयोगशाला और कार्यशालाओं के रूप में विकसित करने का प्रयत्न किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो बताया गया है वो कहा गया है, जो पहले थे विद्यालय, तो वो विद्यालयों का स्वरूप जो प्रभावित था, उसमें एक समय था जब विद्यालय में जो शिक्षकों का जो कठोर नियंत्रण रहता था, ठीक है, सभी जो बच्चों के लिए जो है एक सी जो पाठ्यचर्या होती थी, तो उन्हें एक ही विषय पढ़ाया जाता था। तो ये बताया जो शिक्षा फिर अगला था शिक्षा का मनोविज्ञान पर प्रभाव। अभी तक क्या पढ़ा था, मनोविज्ञान का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो अब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शिक्षा का, ठीक है, एजुकेशन का जो मनोविज्ञान है, ठीक है, उस पर क्या प्रभाव है, उस पर जो प्रभाव है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो पहला है वो है शिक्षा द्वारा मनोविज्ञान का अध्ययन संभव है। मतलब जो शिक्षा है, एजुकेशन, उसके द्वारा जो साइकोलॉजी है उसका क्या अध्ययन संभव होता है, ठीक है। तो मनोविज्ञान में मनुष्य एवं पशु पक्षियों के व्यवहार के कारक, प्रेरक और नियंत्रण जो तत्वों का उसका अध्ययन मनोविज्ञान में क्या है, जो मनुष्य हैं, पशु पक्षियाँ, उनके व्यवहार, उनके कारक, उनके जो प्रेरक होते हैं, नियंत्रण तत्व हैं, तो उन सब का अध्ययन किया जाता है। और इस बात के अध्ययन के लिए जिस निरीक्षण, विश्लेषण एवं संश्लेषण आदि शक्तियों की आवश्यकता होती है, उनका क्या विकास किसके द्वारा होता है, शिक्षा के द्वारा होता है। तो ये प्रभाव पड़ा है। दूसरा क्या है, शिक्षा द्वारा मनोविज्ञान का ज्ञान सुरक्षित रखा जाता है। जो शिक्षा है उसके द्वारा जो मनोविज्ञान का ज्ञान है, ठीक है, साइकोलॉजी नॉलेज, तो उसको क्या सुरक्षित रखा जाता है। मतलब मनोविज्ञान में के क्षेत्र में जितने तथ्यों की जानकारी होती जाती है, उनके आधार पर जितने सिद्धांत एवं नियम निश्चित होते हैं, तो आने वाली पीढ़ी को उन सब का ज्ञान शिक्षा के द्वारा ही कराया जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपका। फिर अगला जो पॉइंट आता है वो आता है शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु में वृद्धि एवं विकास करती है। जो शिक्षा है, ठीक है, वो क्या मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है, कंटेंट, उसमें जो है हाँ, उसमें क्या वृद्धि एवं विकास करती है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देती है, रिसर्च, ठीक है, और जो नई शोध के लिए अवसर प्रदान करती है। शोध के परिणामों से मनोविज्ञान के क्षेत्र में निरंतर विकास होता है, उसकी विषय सामग्री में वृद्धि होती है। इस प्रकार जो शिक्षा एवं मनोविज्ञान है वो क्या है, शिक्षा से संबंधित प्राय सभी क्षेत्रों में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, नियमों, विधियों एवं मान्यताओं का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे। फिर अगला आता है शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग। जो शिक्षा मनोविज्ञान है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो इसका क्या उपयोग है, ठीक है, तो उपयोग को समझेंगे। पहला जो इसमें पॉइंट है वो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की संभावना एवं लक्ष्य सीमा निर्धारित करने में प्रत्येक स्तर के शिक्षकों की सहायता करता है। मतलब बताया जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या, जो शिक्षा के उद्देश्य है तो उनकी प्राप्ति की जो संभावनाएं होते हैं और लक्ष्य जो सीमा निर्धारित करना होता है, उनमें क्या शिक्षकों की जो टीचर्स होते हैं उनको क्या करता है, सहायता करता है। जो अगला पॉइंट है वो है शिक्षा मनोविज्ञान किशोरावस्था की समस्याओं को समझने में शिक्षकों की सहायता करता है। मतलब जो शिक्षा मनोविज्ञान है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो वो क्या किशोरावस्था की जो समस्याएं होते हैं उनको समझने में टीचर्स की जो क्या सहायता करता है। फिर अगला जो पॉइंट है वो है किशोरों को व्यक्तिगत निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करने में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को सहायता प्रदान करता है। मतलब जो किशोरों को व्यक्तिगत जो निर्देशन होता है, परामर्श होता है, तो प्रदान करने में जो शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो उसमें क्या शिक्षकों जो टीचर्स की है उसमें सहायता प्रदान करती है। अगला जो पॉइंट है वो शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से शिक्षक स्वतंत्र व अनुशासन के संप्रत्यय को के समझने में क्या सक्षम होता है, उसको समझ लेता है। फिर अगला जो पॉइंट है वो है शिक्षक किशोरों की रुचि एवं आवश्यकताओं को सही रूप से समझ पाते हैं और उनके स्तर के अनुसार शिक्षक की पाठ्यचर्या का निर्माण एवं चयन में सक्षम होते हैं। मतलब उनके हिसाब से कैसा पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए, कैसे जो है, तो इस चीज़ को क्या है टीचर समझ जाता है, ठीक है। फिर अगला आता है शिक्षक जो शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता में छात्रों की व्यक्तिक भिन्नताओं एवं विशेषताओं को समझकर शिक्षक उनके अनुसार शिक्षण विधियों का निर्माण एवं चयन करने में सक्षम होता है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से क्या होता है, छात्रों की जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होते हैं और उनकी विशेषताएं होते हैं उनको समझकर जो शिक्षक उनके जो अनुसार जो शिक्षण विधियाँ उनका निर्माण और चयन करने में क्या सक्षम होता है। फिर अगला जो लास्ट पॉइंट है वो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के भीतर शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन इवोल्यूशन की योग्यता विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों के जो भीतर शैक्षिक मापन है, मूल्यांकन, उनकी जो उनके अंदर जो विकसित योग्यता होती है उसको विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। तो दोस्तों ये था आज का अपना टॉपिक, ठीक है।
तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। और आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आल की बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इससे संबंधित जो मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह मैंने करवाए हैं। मतलब बीएड फर्स्ट ईयर के जैसे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा हो गया आपका। और दूसरा जो शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य हो गया, अधिगमकर्ता का विकास, एसएसटी पेडालॉजी सब्जेक्ट एसएसटी, ठीक है। तो इन सब के भी मैंने क्वेश्चन पेपर करवाए हुए हैं जिनकी लिंक नीचे दी गई है कुछ की, तो वहाँ से भी आपको मतलब आपको देखने को मिल जाएगा। और जो इनकी पीडीएफ होती है वो पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे सेंड कर देता हूँ, वहाँ से आपको मिल जाएगी। और सिर्फ इनकी पीडीएफ नहीं, और जितना स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल बीएड का, ठीक है, पढ़ाई का, क्या वो मतलब लेसन प्लान हो जाए, चाहे वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन पेपर हो जाए, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, ठीक है, तो वो सब आपको मेरी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप मतलब मिल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।